वेलकम बैक। भावलपुर सोलर प्लांट में जाने से पहले, और उसको मिनी नंदीपुर हम क्यों कह रहे हैं, उसके स्कैंडल में जाने से पहले आपको एक बार फिर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दें कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में हुकूमती डॉक्यूमेंट के मुताबिक अखराजात क्या हुए हैं। इससे पहले थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि मैं रुपीज़ और डॉलर्स को मिक्स कर गया, और एक बार फिर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए हम आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की जानिब से, नेपरा की जानिब से जो अखराजात की फहरिस्त फराहम की गई थी और जो उसका ब्रेक डाउन दिया गया था, इस रिकॉर्ड को आप ठीक कर ले और मैं उसको दोबारा आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने नेपरा को कहा था कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में 502.318 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। टैक्सेस और ड्यूटीज में 21.773 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। मैंडेटरी स्पेयर पार्ट्स में 15.00 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। ऑपरेशन और मैनेजमेंट के उमूर में 5 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। नॉन ईपीसी कॉस्ट के लिए 56.750 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। इस तरह से कुल मिला के 600 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ सरमायाकारी के मजबूरी अखराजात के ज़िम्मन में, यानी कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 600.841 मिलियन डॉलर हुआ। फंक्शनिंग फीस और चार्जेस इसमें मिलाए जाएं तो 16.838 का उसमें इजाफा हुआ। इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो कि पे किया गया वो 229.491 मिलियन डॉलर था। इस तरह से प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 847.17 मिलियन डॉलर हो गई। इसके अलावा इसमें गैस कन्वर्जन जो चार्जेस थे वो 25 मिलियन डॉलर के थे, जबकि इसमें जो दूसरे अखराजात थे जिसमें कि पाइपलाइन वगैरह बिछाई गई थी, उसको कुल मिला के ये प्रोजेक्ट 872.17 मिलियन डॉलर का हो गया। 872.17 मिलियन डॉलर, तकरीबन 87 अरब रुपए अगर आप रुपयों में ट्रांसफर करेंगे तो ये इसके अखराजात हैं जो कि बाकायदा सरकारी दस्तावेजात में गए हैं। रिकॉर्ड आप दुरुस्त कर लीजिए, बिल्कुल वही है जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। इससे पहले कंफ्यूजन हुआ था डॉलर्स और रुपीस में, जिसकी वजह से वो हमें थोड़ा सा फिगर्स का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये इस वक्त वही फिगर्स है जो मैंने आपके सामने पेश की, लेकिन ये डॉलर्स में क्लियर कट आपको बता दिया है। और मैंने आपको बताया कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ मकामात में मुख्तलिफ तारीख में पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर ये रिपोर्ट हो चुका है कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पे 84 अरब रुपए या 840 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। 840 मिलियन डॉलर। फिर उसकी वजह से इसकी जब ये पहुंचे थे नेपरा से इसका टैरिफ लेने के लिए, बिजली के बिल की क्या कीमत रखी जाए, फिर वहां पे ये मसाइल जन्म हुए और फिर उसकी वजह से अब हम कह रहे हैं कि अब ये जब चल भी जाएगा तो हर महीने पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की रियासत को इस पे 2.5 अरब रुपए अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। सालाना 30 अरब रुपए का खर्चा है, फिर वो हमसे इसको निकालेंगे। दूसरा मामला बहुत अहम है जिसे हम कह रहे हैं कि ये सोलर प्रोजेक्ट यानी कि शमसी तवानाई से चलने वाला प्रोजेक्ट जो कि भावलपुर में लगाया गया था, जिसका इफ्तिताह से चंद माह कबल वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने किया था, इसे दुनिया का सबसे बड़ा शमसी तवानाई से बनने वाले मंसूबे का एक हिस्सा करार दिया गया था। बताया गया था कि अब 900 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। एक बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है जिसका इब्तिदा कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ आए और बताया गया कि 100 मेगावाट का ये सोलर प्रोजेक्ट जो है इसका इफ्तिताह हो गया है, शमसी तवानाई से बिजली पैदा होगी। इस हवाले से जो बहुत अहम नुकात है जो कि हमने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी पेश किए, जिसके बाद जनाब वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो उस हवाले से उन्होंने इसको डिफेंड भी किया। लेकिन हम फिर जोर दे के कहेंगे कि हमारे ख्याल में इस प्रोजेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, इसकी तहकीकात भी करना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर जो चीज़ें पिन्हा हैं उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत अहम है कि इससे पहले जनाब शहबाज शरीफ साहब ने परसों कहा कि उनके अंदाजे के मुताबिक और उनके जो रिकॉर्ड के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पे 131 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। हमने कहा था कि 185 मिलियन डॉलर के करीब खर्च हुए हैं। ये एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें ये बात मेंशन है। आई थिंक टैक्सेस जो इस हवाले से दिए जाते हैं वो इसमें शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन बहरहाल ये बात उनकी कही गई है। लेकिन इसमें जो देखने की बात है और बहुत ही ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि अगर इतने ही पैसे से हुकूमत फैसला ये करती या शहबाज शरीफ साहब फैसला करते या हुकूमत फैसला करती कि शमसी तवानाई के बजाय पानी से बिजली पैदा करने का प्लांट लगा दिया जाए, यानी कि हाइडल पावर का प्लांट लगाया जाए, तो उसके असरात क्या होते। वो प्लांट अगर आप 13 अरब रुपए लगते तो आज की जो कीमत है उसमें तकरीबन 100 से 125 मेगावाट का प्लांट लग जाता।
100 से 25 मेगावाट के प्लांट में, और जो पानी से चलता है प्लांट और जो शमसी तवानाई से चलता है, उसमें फ़र्क ये है कि आज शमसी तवानाई का जो प्लांट है जिसको 100 मेगावाट कहा जाता है, वो हम दावे से कह रहे हैं कि वो 12 मेगावाट से ज़्यादा पैदा नहीं कर रहा भावलपुर में, 12 मेगावाट से ज़्यादा। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये इंटरनेशनल पुलिया ये है कि ये 17 मेगावाट करता है। उनका कहना था कि शायद 14-15 मेगावाट कर रहा है एवरेज 24 घंटे के अंदर। लेकिन अगर ये बिजली हम पानी से बनाते और ये प्लांट हम लगाते 100 और 125 मेगावाट का इतने पैसों में लग जाता, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा 13 अरब रुपए, तो ये 85 से 90 मेगावाट बिजली फराहम करता। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 85 से 90 मेगावाट बिजली कहाँ और 12 मेगावाट कहाँ, लागत सेम होती। मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़र्क होता वो ये है कि ये बिजली बहुत सस्ती होती, ये हमें 3-3.5 रुपए फी यूनिट पड़ती, जबकि ये जो हम शमसी तवानाई से बिजली पैदा कर रहे हैं इसकी लागत की वजह से, और ये कम बिजली पैदा होती है, इसलिए ये एवरेज हमें 24 रुपए फी यूनिट पड़ रही है। कहाँ 2.5 रुपए, कहाँ 24 रुपए, कहाँ 85 मेगावाट 125 मेगावाट या 100 मेगावाट के प्लांट में से, और कहाँ 12 मेगावाट या 14 मेगावाट। तो ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर ये हुआ क्या है और इस तरह से ये क्यों ये बात हुई है। शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि ये आलमी कुल्लिया है कि जब आप 100 मेगावाट का लगाते हैं तो बेस्ट अगर आपको मिलेगी तो 17 मेगावाट मिलेगी, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये फरमाया। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये है तो 100 मेगावाट का मंसूबा, मगर ये दरअसल 10 मेगावाट, फिर कहा गया 12 मेगावाट ये बिजली मुहैया करता है। मैं समझता हूँ कि ये हक़ाइक़ से इस बात का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। इसकी जो एवरेज जो बिजली मुहैया करता है सोलर का, वो दुनिया का जो कुलिया है दुनिया का, वो है 17% to 19%। मतलब ये है कि अगर 100 मेगावाट का प्लांट है तो वो अगर 17 मेगावाट या 19 मेगावाट औसतन 24 घंटों में 12 बजे 12:30 बजे गर्मियों में 100 मेगावाट का मंसूबा कोई 80 मेगावाट दे रहा होता है, 80 मेगावाट। फिर जब सूरज ढलता है तो ये फिर वो उसकी प्रोडक्शन में फिर कमी होनी शुरू होती है, फिर ये स्लाइड करता है। यानी सूरज के साथ इस पूरी गुफ्तगू के उतार चढ़ाव आपने एक बात नोट कर ली कि आलमी कुल्लिया ये है जनाब शहबाज शरीफ के बकौल के 100 मेगावाट का प्लांट 17 मेगावाट देता है। जब 12 बज जाते हैं तो उस वक्त वो 88 मेगावाट दे रहा होता है। 24 घंटे के अंदर आलमी कुल्लिया ये है कि 17 मेगावाट देता है। उन्होंने कहा था आगे चल के कि भावलपुर जो है वो तकरीबन 14 मेगावाट दे रहा है, हम दावा कह रहे हैं कि 12 मेगावाट दे रहा है। 12 मेगावाट बिजली होती क्या है? 12 मेगावाट बिजली के लिए जब इतना बड़ा मनसूबा बनाया गया तो इसकी अहमियत आप जानने के लिए आप ये समझिए कि 12 मेगावाट बिजली इतनी है जितनी कि कराची का जो बड़ा प्रोजेक्ट है डॉलमेंट प्रोजेक्ट, इसकी 11 मेगावाट 10-11 मेगावाट बिजली जो है इसकी रोज़ाना की खपत है। यानी कि ये जो भावलपुर सोलर प्लांट 131 मिलियन डॉलर या 185 मिलियन डॉलर के बाद जो पैदा कर रहा है वो इतनी बिजली पैदा कर रहा है जो ये एक कराची के प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी होती है। क्या वाकई इसकी ज़रूरत थी? और इस इतने सरमाए के साथ और इतनी आउटपुट के साथ हमने प्लांट बनाया। फिर वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ गए और उन्होंने वहाँ पर जब इफ्तिताह किया, जैसा कि उनको बताया गया था कि अब ये एक 900 मेगावाट का सोलर प्लांट बनने जा रहा है, और जनाब नवाज शरीफ साहब ने जब भावलपुर सोलर प्लांट का इफ्तिताह किया था तो इस मौके पर इसका ऐलान भी किया था, और शायद उनको जिस तरह से बताया गया था हकीकत हम आगे बताते हैं, लेकिन जरा नवाज शरीफ साहब की सुनिए। ये इलाका जो है जो कुछ भी नहीं इस ज़मीन से उगता था, ये बिल्कुल ये डेजर्ट जैसे पहले कहा गया है कि डेजर्ट था, और आज उस पर इंशाअल्लाह 100 मेगावाट बिजली जो है वो जनरेट हो रही है। इसको अब मज़ीद 9 से आप ज़रब दें तो इंशाअल्लाह कल जाके ये 900 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा, जो पाकिस्तान में सोलर का सबसे बड़ा कारखाना नहीं बल्कि दुनिया में सोलर का सबसे बड़ा प्लांट होगा ये। मुझे बहुत यकीन है कि अल्लाह के फजल व करम से 2017-2018 जो है वो बिल्कुल लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो चुका होगा।
اگر جو عالمی کلیہ جناب شہباز شریف نے بتایا اور آج کی حقیقت کو دیکھ لیا جائے تو یہ 900 میگا واٹ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ نے جیسا کہ اعلان فرمایا 900 میگا واٹ آپ کو روزانہ کی بجلی نہیں ملے گی. اگر آپ کو روزانہ کی بجلی ملے گی اس کلیے کے لحاظ سے تو 108 میگا واٹ 110 میگا واٹ اس وقت جب آپ 900 میگا واٹ لگا دیں گے اور جس میں آپ $1.5 بلین خرچ کر چکیں گے. لیکن اگر اسے آپ پانی سے بجلی بنانے والے 10 ایسے پلانٹ لگا لیں جہاں پہ 100 میگا واٹ ہو تو وہاں پہ آپ کو لگیں گے یہی $1.5 بلین اور آپ کی بجلی جو پیدا ہوگی وہ ہوگی تقریباً اصل میں 900 میگا واٹ. یعنی کہ یہ 900 میگا واٹ دکھایا جائے گا, کہا یہ جائے گا جیسے کہ بھی آپ نے اپنی تقریر میں کہا اس میں خرچ بھی ہو جائیں گے اس وقت تک $1.5 بلین لیکن ہاتھ آئے گا $90 ملین $100 ملین معاف کیجئے گا 90 میگا واٹ 100 میگا واٹ 110 میگا واٹ. لیکن اگر آپ پانی کے 10 کارخانے لگا لیں گے 100 یا 125 میگا واٹ کے خرچہ آئے گا یہی $1.5 بلین لیکن آپ کے ہاتھ میں آئیں گے تقریباً 900 میگا واٹ 800 میگا واٹ. تو اس کی آپ اگر بزنس سینس دیکھیں, اگر آپ اس کی سرمایہ کاری دیکھیں, شمسی توانائی میں سرمایہ کاری اور پانی کے سے بجلی پیدا کرنے میں توانائی میں 10% کا فرق پڑتا, 10 سے معاف کیجیے گا 10 گنا کا فرق پڑتا. یعنی کہ کہاں 90 میگا واٹ اور کہاں 900 میگا واٹ, کہاں 10 میگا واٹ اور کہاں 90 میگا واٹ. اتنی ہی سرمایہ سے جس سے کہ یہ شمسی توانائی کا منصوبہ لگایا گیا ہے. بھاولپور والا جس کا افتتاح ہو گیا ہے $131 بلین جو کہ شہباز شریف صاحب کی رقم ہے. اگر اسے پانی سے بجلی بنانے والا اس کا کارخانہ ہم لگاتے تو ہمیں 90 میگا واٹ مل رہے ہوتے, یہاں ہمیں 10 12 حد سے 13 یا 14 میگا واٹ مل رہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ بہرحال اب ہو گیا ہے, اس کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوا, کیوں سوچا گیا, کیوں اس راہ پہ چلا گیا اور کیوں اب اس کو ہمیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اور یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا یہاں پر ہم نے جو قوم کا کثیر اور بہترین سرمایہ ہے اس کا بہترین استعمال کیا ہے یا نہیں. بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے اس کڑے وقت میں سخت زمانے میں جناب انور ظہیر جمالی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے. انتہائی موزوں شخصیت ہیں اور بہترین ان کی ریپوٹیشن ہے, ان کا نام ہے. اس بارے میں ہم بات کریں گے آج کی اس اہم پیش رفت پہ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. میں جسٹس انور ظہیر جمالی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. ویلکم بیک. جسٹس انور ظہیر جمالی نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا. انتہائی اچھی شہرت رکھنے والے, انتہائی سخت انصاف پسند معتدل جج جناب جسٹس انور ظہیر جمالی بہترین شہرت کے حامل, اور عین اس وقت انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا حلف اٹھایا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کے بڑے وکلاء اور ان کی بڑی تنظیموں کے درمیان سخت کشیدگی پائی جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ ان کے پیش رو جناب جسٹس جواد ایس خواجہ کا دور چیف جسٹس, خاص طور پہ ان کے آخری 23 دن جو کہ انہوں نے چیف جسٹس کی حیثیت سے گزارے. پاکستان کے وکلاء ان پہ سخت ناراض تھے, سخت الزامات ان پہ لگائے اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دوسری وکلاء کی اہم تنظیموں نے ان کے اعزاز میں دی جانے والی تقاریب کا بائیکاٹ کیا, ان کے خلاف بیانات جاری کیے اور ان کے خلاف قراردادیں منظور کی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ وکلاء کی اس نوعیت کا رد عمل سامنے آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے, اور وہ بھی جانے والے چیف جسٹس کے حوالے سے, اور جو اختتامی ان کے لمحات تھے یقینی طور پہ وہ بہت تلخ رہے ہیں. جناب جسٹس انور ظہیر جمالی وکلاء کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی اپنے فیصلوں کی وجہ سے بہت اچھے, بہت ہی متوازن شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور سخت انصاف پسندی ان کی پہچان رہی ہے. جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کے حالیہ اب جو ان کی پوزیشن ہے اگلے 1 سال سے زائد عرصے تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے اور یہ بہت اہم موقع ہے. اور اس دوران جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کی حیثیت سے جو ان کا انفلوئنس ہوگا وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوگا, کس طرح سے لوگوں تک پہنچے گا, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نامور قانون دان
जनाब सेनेटर फ़रूख नसीम ने। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूख नसीम साहब। पहली चीज़ तो यह है कि बड़ा क्रिटिकल टाइम है जिसमें कि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया। बार और सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं। जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा के का जो बिहेवियर था उसके हवाले से और उनके जो ऑब्जर्वेशन थे और वकला के साथ जो उनका सलूक था, आपके ख्याल में ये मरहला कैसे अबूर होगा और अब क्या समझ रहे हैं कि हालात जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के आने के बाद ये फिर रेस्टोरेशन क्विकली हो जाएगा? इस माहौल में आप क्या देखेंगे? मेरा अपना ख्याल है कि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब के एज चीफ जस्टिस आने के बाद जो बार और बेंच के दरमियान शायद ये लगा कि थोड़ी सी एक ऐसी इल फीलिंग जनरेट हो रही है, वो पूरी तरह ब्रिज हो जाएगी, क्योंकि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली पहले भी सिंध हाई कोर्ट के जज रहे हैं और यहाँ के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और मैं बड़े वसूख से ही कह सकता हूँ कि उनका बार एसोसिएशन के साथ और वकला के साथ बड़ा एग्जाम्पलरी बिहेवियर रहा, और सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के जब वो जज बने तो उसमें भी वकला के साथ बड़ा अच्छा उनका एक बर्ताव रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना कोई ऐसी सिचुएशन सामने आएगी। एक और सिचुएशन जो कि थोड़ी सी गैर मामूली होगी जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के हवाले से, क्योंकि इतलात ये हैं कि जस्टिस जवाद ख्वाजा गो कि 30 दिन तक चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इस दौरान जो उनके कई फैसले ऐसे आए हैं, कई ऐसे मामलात हैं जिस हवाले से अब नज़रसानी की अपीलें तैयार हो रही हैं। इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, वकला भी कर रहे हैं, और जो मुतासरा फ़रीक हैं वो नज़रसानी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस बड़ी तादाद में जाने वाली हैं। आप इसमें कैसा देखते हैं? इसमें जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का की पर्सनल इन्फ्लुएंस किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, और आप क्या ट्रीटमेंट देखते हैं नज़रसानी की अपील के हवाले से? देखें, ये तो नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज किसी प्रीडिसेसर चीफ जस्टिस ने कोई फ़ैसला किया है और अब वो रिटायर हो गया है, तो जस्ट बिकॉज वो आदमी रिटायर हो गया है तो उसके फ़ैसलों को नज़रसानी करके कलअदम कर दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा वही जो कि कानून और आइन के हिसाब से है, यानी रिव्यू पिटिशंस की एक ख़ास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है। ये नहीं हो सकता कि एक दोबारा से अफ्रेश अपील आर्ग्यू की जाए, लेकिन जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, यानी एक कोई फ्लोटिंग एरर हो, फैक्ट का फ्लोटिंग एरर हो, कोई ऐसा लीगल एरर हो, कोई पुराना सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग जजमेंट है उसको फॉलो नहीं किया गया या नोटिस नहीं किया गया, या ऐसी कोई परवर्स फाइंडिंग हो, और अगर जहाँ और एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ अगर कोई फैसला हुआ है तो फिर वो रिव्यू के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। तो जमाली साहब या उनके जो कंपेनियन जजेस हैं वो रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी वैसे ही एक्सरसाइज करेंगे जैसे सेटल्ड कानून। अच्छा, अब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस माशाल्लाह हो गए पाकिस्तान के। इससे पहले वो सिंध हाई कोर्ट के जज थे, फिर इतने तवील अरसे तक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहे। वकला के नज़दीक और आपके अपने एक्सपीरियंस के नज़दीक उनकी आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त क्या है? उनकी शनाख्त है कि वो एक निडर जज हैं, मतलब ये नहीं है कि कोई उनको डरा देगा या धमका देगा, किसी की ना वो किसी की फेस वैल्यू से मरूब होते हैं। और जो आइन और कानून है, अगर आइन और कानून उस लिटिगेंट और उस वकील के साथ है तो जमाली साहब इज़ द बेस्ट जज, और अगर नहीं है तो फिर वो मुश्किल होगी उन लोगों को। तो आइन और कानून की पासदारी करने वाले ये शख्स हैं और करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़रूख नसीम हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे, पहली बार है कि इतना अरसा गुजर गया, तकरीबन एक हफ़्ता गुजरने को आ रहा है कि MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन की ना कोई तस्वीर नज़र आ रही है, ना ही वो टेलीविज़न पे नमूदार हो रहे हैं, ना उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ना उनका बयान आ रहा है। ये पहली बार हुआ है MQM की पूरी तारीख़ में, और उस जमात के लिए जिसके रहनुमा उसके कारकुन कहते हैं कि कायद चाहिए, मंजिल नहीं चाहिए। इस पूरी सूरत हाल का जिक्र करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
ویلکم بیک۔ پہلی بار ہے متحدہ قومی موومنٹ کی تاریخ میں کہ اس کے قائد جناب الطاف حسین کی نہ کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، نہ ان کا کوئی بیان آ رہا ہے، نہ ان کی تصویر چھپی ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی اس طرح سے ذکر ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے جس کی روح کے مطابق اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ پاکستان کا پورا میڈیا، چاہے وہ اخبارات ہوں چاہے ٹیلی ویژن ہوں، جناب الطاف حسین کی تصویر، ان کا بیان اور ان کی گفتگو سنانے سے بالکل اس کو ایک طرح سے بلیک آؤٹ ہو گیا ہے جناب الطاف حسین کا، اور یہ مشکل مرحلہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے لیے، پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت کے لیے، کیونکہ اس کے رہنما آج نہیں ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ انہیں منزل نہیں قائد چاہیے۔ وہ قائد جو اب نہ نظر آ رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے، یہ ایک مشکل صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں ایم کیو ایم اور قائد تحریک الطاف حسین لازم و ملزوم ہیں۔ شاید یہ تو ممکن ہو کہ قائد تحریک ایم کیو ایم کے بغیر بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین ہے، مگر بغیر قائد تحریک کے ایم کیو ایم ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی۔ اٹس آؤٹ آف کویسچن، اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ دیر از نو ایم کیو ایم، نہ میرے لیے نہ تمام کارکنان کے لیے۔ الطاف بھائی ایم کیو ایم کے نظریاتی قائد ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ خاندانی سیاست کے ذریعے الطاف بھائی اس پارٹی میں آ گئے، نظریاتی جماعت ہے، نظریاتی قائد ہیں۔ الطاف بھائی ہیں تو ایم کیو ایم ہے، الطاف بھائی نہیں ہیں تو ایم کیو ایم نہیں ہے۔ کوئی ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، کوئی رابطہ کمیٹی، کوئی یونٹ سیکٹر، کچھ نہیں۔ ہمارے لیے ایم کیو ایم الطاف حسین ہے۔ ایم کیو ایم الطاف حسین کے بغیر ہے ہی نہیں، اور صرف قائد الطاف بھائی ہیں۔ اس کے بغیر کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی رابطہ کمیٹی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی ذمہ داران نہیں ہے۔ الطاف بھائی کے بغیر کوئی سینیٹر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے نہیں ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بغیر نہ ہماری کوئی سیاسی جدوجہد ہے، نہ ہمارے ہونے کا کوئی مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔